हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत पर शासन करने वाले राजाओं के जो अगर देखा जाए तो बहुत लंबा जो है हमें लिस्ट है, लेकिन देखा जाए तो वही राजा हमेशा राजा होता है जो सभी के दिलों पर राज करता है। कहते हैं जिनकी नीतियाँ और जिनके कार्य सबके लिए महत्वपूर्ण होता है वही महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे पुरातन समय हो चाहे आधुनिक काल हो। कहते हैं जिनकी नीतियाँ अच्छी होती है और जो जग कल्याण की बातें रखते हैं वही सदैव सभी के मनों में बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गयाउद्दीन बलबन का जीवन कहते हैं दासों का था, लेकिन फिर भी कहते हैं जिनके अंदर एक प्रतिभा होती है वो दास होते हुए भी राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पर गयाउद्दीन बलबन ने कुछ ऐसे नीति का अनुसरण करके कहते हैं इतिहास के पन्ने को ही बदल के रख दिया। कहते हैं गुलाम शासकों में गयाउद्दीन बलबन का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बलबन का जो है लो रक्त नीति आती है। अगर हम गयाउद्दीन बलबन के जीवन के बारे में प्रकाश डालें तो आपको मैं बता दूं, गयाउद्दीन बलबन जाति से इलवारी तुर्क था। गयाउद्दीन बलबन जो था जाति से इलवारी तुर्क था और उसकी जन्म तिथि का हमें पता नहीं है और इतिहासकार का जो है अपना अपना इसमें विचारधारा है। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। देखा जाए तो उसका पिता जो था उच्च श्रेणी का सरदार था, फिर भी गयाउद्दीन बलबन जो था एक दास था। आखिर ऐसा क्यों? इसमें एक बात है कि बाल्यकाल में जब वो बच्चा था, बच्चों में ही मंगोल ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में से बेच दिया था। देखा जाए तो उसके पिता जो थे उच्च श्रेणी के सरदार थे और उनके कुछ दुश्मनों ने बलबन को बाल्यकाल में ही मंगोल के से उसे पकड़कर बगदाद के बाज़ारों में गयाउद्दीन बलबन को बेच दिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने उस पर दया की और उसे मोल ले लिया, क्योंकि देखा जाए तो एक कहावत है, जब बलबन को बाज़ारों में बेचा जाता था तो उसे कोई भी नहीं खरीदता था। कारण ये था कि वो कुरूप था। इसलिए जब इल्तुतमिश के समक्ष उसने ईश्वर की दुहाई दी तो उस पर तरस खा के सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे जो है खरीद लिया। और ये वो समय था जहाँ पर इतिहास के एक नए पन्ने लिखे जा रहे थे। देखा जाए तो स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फलस्वरूप वो निरंतर उन्नति करता गया, क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं किसी की में कोई प्रतिभा होती है तो वो दबे कभी नहीं छुपती है, वो सदैव ही आगे अग्रसर होती रहती है। और यही बात यहाँ पर बलबन के जो है नीतियों में नज़र आई और वो धीरे धीरे उन्नति करता गया, यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे चोलगन के दल में सम्मिलित भी कर लिया। और ये महत्वपूर्ण एक दल थी जिसमें बलबन को सम्मिलित किया गया और उसको इसलिए सम्मिलित किया गया, उसकी प्रतिभा, उसका जो है लगन और उसका जो है तरक्की को देख के सुल्तान ने उसे चोलगन के दल में सम्मिलित कर लिया। और देखा जाए तो रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार पद पर हुआ। उस समय अमीर शिकार पद उच्च पद की एक पदवी थी जो रजिया के राज्यकाल में हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो इल्तुतमिश का कोई भी ऐसा संतान नहीं था जिसमें राज्य करने की प्रवृत्ति हो और उसके अंदर संभालने की इच्छा शक्ति हो। इसलिए रजिया जो है भारत का पहला जो है स्त्री शासक बनी। और रजिया के राज्यकाल में देखा जाए तो बलबन को जो अमीर शिकार के पद पर हुई, बहराम उसके रहवारी और हंसी के क्षेत्र प्रदान किए
और अमीर आखुर का पद भी दिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये सब रजिया के राज्यकाल में किया गया। 1245 ईस्वी में मंगोल ने लोहा लेकर अपने सामरिक गुण का प्रमाण भी दिया। आगामी वर्ष जब नयाउद्दीन मोहम्मद सिंहासनरूढ़ हुआ तो उसने बलबन को मुख्यमंत्री यानी अमीर हाजी पद पर आसीन किया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जब नयाउद्दीन को जो है सिंहासन पर बैठाया गया। 47 वर्ष तक उसने इस उत्तरदायित्व को निभाया। 47 वर्ष कम नहीं होती हैं और इस अवधि में उसके समक्ष जटिल समस्याएं प्रस्तुत हुई तथा एक अवसर उसे अपमानित भी होना पड़ा, परंतु उसने न तो साहस ही छोड़ा और न ही दृढ़ संकल्प। कहते हैं जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, जिनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, कहते हैं उनको कभी अपनी साहस नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। कहते हैं जो हमने संकल्प लिया है उसको ईमानदारी से, निष्ठावान से उसको पूरा करने की साहस होनी चाहिए। आज के समय व्यक्ति जो है बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और जो है अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो निरंतर उन्नति की दिशा में ही अग्रसर रहा। उसने आंतरिक विद्रोह का भी दमन किया। कहते हैं ऐसे उस समय काल में बहुत से विद्रोह भी हो रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो रजिया सुल्तान एक स्त्री थी और बहुत से लोग उसके पसंद नहीं करते थे, जिनके कारण बलबन को जो है उस समय बहुत से विद्रोह का सामना भी करना पड़ा और दमन भी करना पड़ा। और बाह्य आक्रमण के सफल देखा जाए तो सन 1246 में दुआबे के हिंदू जमींदारों की निगमता से हत्या भी कर दी गई। तब पश्चात कालीजर एवं कारा के प्रदेशों पर अधिकार जमाया और प्रसन्न होकर सन 1249 ईस्वी में सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। रजिया सुल्तान की एक बहन भी थी जिसको जो है यहाँ पर बलबन से विवाह कर दिया गया, क्योंकि उसकी साहस और उसकी जो है वीरता काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सुल्तान ने इसको जो है 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया और उसको नायब सुल्तान की उपाधि भी प्रदान किया गया, जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। सन 1252 ईस्वी में उसने ग्वालियर, चंदेरी और मलबा पर अभियान किया। ये बलबन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था, जो 1252 ईस्वी में उसने ग्वालियर और चंदेरी और मलबा पर अभियान का शुभ आरंभ किया। प्रतिद्वंदियों की ईर्ष्याओं और दोष के कारण एक वर्ष तक वह पदच्युत रहा, यानी उसको पद कोई भी नहीं मिला, क्योंकि उसके बहुत से प्रतिद्वंदी और ईर्ष्याई लोगों ने उसे पद से मुक्त कर दिया। परंतु शासन व्यवस्था को बिगड़ती देख सुल्तान ने विवश होकर उसे बहाल कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो उस समय सुल्तान के लिए अपने शासन को संभालना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो इसीलिए सुल्तान ने बलबन को फिर से जो है उसके पद पर बहाल कर दिया और दोबारा कार्यभार संभालने के पश्चात उसने उद्दंड अमीरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और उस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है निगरानी रखी। कई अमीरों के उसने बलबन ने हत्या भी कर दी। सन 1255 ईस्वी में सुल्तान ने सौतेले पिता कलू खां के विद्रोह को भी दबाया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। इवन देखें तो सन 1257 ईस्वी में मंगोल के आक्रमण को भी बलबन ने बखूबी रोका और सन 1259 ईस्वी में क्षेत्र के बगियों को नाश भी किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। आगे देखें तो 1260 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक उसकी कृतियों का इतिहास पर्याप्त नहीं था और उसने 47 वर्ष तक राज्य किया। सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता तथा नैतिक का परिचय दिया, इतिहासकारों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। यानी देखा जाए जब बलबन राजा बना तो वो अपने राज्यकाल में उसने बहुत बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता और नैतिकता का परिचय भी दिया और ये बहुत से इतिहासकार का मानना भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो बलबन का राजगद्दी जो है
फूलों से सजी हुई नहीं थी, कांटों से भरी थी, क्योंकि जिस समय उसको सुल्तान का पद मिला उस समय हालत बहुत ही दयनीय था। देखा जाए तो रज़िया सुल्तान जो उस समय राज सिंहासन में बैठी थी और उसके शासनकाल में ये बलबन मंत्री था, उस समय रज़िया सुल्तान को जो है बहुत से डाकुओं ने जंगलों में हत्या कर दी। उसके बाद शासन जो था बिखर सी गई थी, लेकिन बलबन को इनको संभालना था और बहुत से आक्रमणकारियों से बचाना भी था। तो देखा जाए शासन पद्धति को उसने नवीन ढांचों में ढालने की कोशिश किया और ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति थी कि शासन पद्धतियों को उसने नवीन ढांचों में ढाला और उसके मूल्य लौकिक बनाने का प्रयास भी किया। वह मुसलमान विद्वानों का आदर तो करता था, लेकिन राजकीय कार्य में उनके हस्तक्षेप नहीं करने देता था, जो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता थी। क्योंकि देखा जाए तो हर शासनकाल में जो है बहुत से लोग दूसरे लोगों की बातों पे आके अपने शासन को ख़त्म कर लेते थे, लेकिन यहाँ बलबन में इस बात को नहीं आने दिया। वह मुसलमान विद्वानों को आदर करता था, लेकिन राजकीय कार्य में उनके हस्तक्षेप नहीं करने देता था। उसका न्याय पक्षपाती रहता था और उसका दंड अत्यधिक कठोर था, क्योंकि देखा जाए जैसे हालात थे उस समय दंड कठोर होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी कारण उसकी शासन नीतियों को लो रक्त नीति कहकर संबोधित भी किया जाता है। और उसमें एक बात भी है कि जिस समय बलबन राज सिंहासन पर बैठा था, चारों तरफ जो है उपद्रवियों ने उपद्रव मचा रखा था और उस समय शासन करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था और उसने लो रक्त नीति का अनुसरण किया। देखा जाए तो एक कहावत भी है कि लो रक्त नीति के अंतर्गत कोई भी अपराधी करते हुए अपराधी पकड़ा जाता था या कोई भी डाकू पकड़ा जाता था तो उसको सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती थी और उसके शरीर से जो है हड्डियाँ निकाल के उसमें भूसा भर के चौराहों पर लटका दी जाती थी, जिसको देख के इसके शासनकाल में अपराध होना बंद हो गया और बहुत से जो आक्रमणकारी थे उसके नाम से ही कांपने लग गए। और ये नीतियाँ उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि शासन के लिए ये करना उस समय ज़रूरी था और उसके नीतियों को ही जो है लो रक्त नीतियों से संबोधित किया गया। वास्तव में इस समय ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जरूर थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं व्यवस्था की जाती तो शायद बलबन के लिए राज्य करना संभव नहीं था। क्योंकि मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से सीमांत क्षेत्र में दृढ़ दुर्गों का निर्माण किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि मंगोल उस समय बहुत आक्रमण करते थे इस पे और यहाँ से बहुत से जो है लूट मार करते थे। तो इस समय इस तरह की नीतियों का अनुसरण करना उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था। इन दुर्गों में साहसी योद्धाओं को नियुक्त भी किया गया। जो साहसी योद्धाएं होती थी, इन सारे दुर्ग जो बनाए गए थे उसमें बलबन ने नियुक्ति भी की। उसने मवात, द्वाब और कटहेर की विद्रोहियों का आतंक भी किया। देखा जाए तो ये सारे के सारे विद्रोही जो थे काफ़ी खतरनाक थे और इसका जो है बलबन ने दमन किया और इन सभी नीतियों को लो रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। जब तुर्गिली ने बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तब सुल्तान ने स्वयं वहां जाकर निर्दयता से इस विद्रोह का दमन किया, क्योंकि उस समय विद्रोह की एक सिलसिला सी उठ खड़ी हुई थी। साम्राज्य विस्तार करने की उसकी नीति न थी, लेकिन विद्रोहों को दबाना उसकी प्राथमिकता थी। उसके विपरीत उसका अदम्य विश्वास साम्राज्य के संगठन में था, क्योंकि बलबन जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहता था। जो साम्राज्य उसके पास थी उसको संगठित करना चाहता था, उसको एक करना चाहता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण नीति होती है। देखा जाए तो ये नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है कि अगर हम अपने राज्यों का विस्तार न करके अगर हम अपने राज्यों को ही अच्छे से संभालें, लोगों को ध्यान दें, तो वो शासन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे आज की राजनीति में देखिए, आज जो भी मंत्री पद पे होते हैं उनको और कुछ बहुत कुछ चाहिए। ये नहीं कि अपने क्षेत्र को
जो है वो संभाले, अपने क्षेत्र में विकास करे, जिससे लोग देख के खुशी हो। तो यहाँ पर बलबन ने इस तरह का जो है गलती न किया। उसने विस्तार के जगह पर जो है अपने राज्यों को संगठित करने में विश्वास रखा और इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु उसने उमराव वर्ग को अपने नियंत्रण में रखा एवं सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा। देखा जाए तो बलबन एक बहुत ही दूरदर्शिता से अपने राज्य शासन को संभाला। उसका एक बात कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात उसने बताई कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। इसका अर्थ ये होता है कि सुल्तान का हृदय में जो होता है एक सच्चाई होनी चाहिए, एक अनुकंपा होनी चाहिए, क्योंकि उसको राज करना है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सामान्य है। जैसे अगर आज के समय में देखें तो आजकल देखिए हर एक मंत्री सब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो गलत है। जबकि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर ना किसी के धर्म है ना किसी की जाति है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब देश को चलाने वाला व्यक्ति भी धर्मनिरपेक्ष का पालन करना चाहिए। उसका अपना एक धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एक बात महत्वपूर्ण होती है, धर्म जो होती है वो हमारी निजी मामला है, लेकिन आप एक बड़े पद पे हो, ये सार्वजनिक मामला है और सार्वजनिक को निजी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और शायद हमारे देश के लोग ये नहीं बात समझ पा रहे हैं कि अगर हम कोई बड़े पद पे हैं तो वहाँ पर हमारा निजी विचारधारा नहीं चलेगी, क्योंकि हम बड़े पद पे हैं और हमारे जो आगे बहुत से लोग जो हैं हम पे आशा लगा के बैठे पड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। अगर हम धर्मनिरपेक्ष को त्याग देते हैं तो उन लोगों का क्या होगा। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी बलबन की कि बलबन ने सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की विशेष निधि समझी और इसका जो अस्तित्व अद्वितीय थी, ये बात समझी। उसने सिजादा एवं पाबोस की पद्धति को चलाया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद्धति थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसको देखते ही लगा संज्ञाहीन हो जाते थे लोग। देखा जाए तो संज्ञाहीन हो जाते थे, उनके पास कोई विचारधारा रह नहीं जाती थी। यानी उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। कहते हैं जब अच्छे व्यक्ति होते हैं तो कहते हैं अच्छा व्यक्तियों की बुराई नहीं निकाली जा सकती, अब चाह के भी नहीं निकाल सकोगे। और जो गलत व्यक्ति होता है उसको जितना मर्जी बातें कहो, हर एक बात में गलतियां निकल जाती है। उसका भय व्यापक था, यानी देखा जाए तो लोगों में उसका भय भी था और प्रेम भी था, क्योंकि मंगोल जिस तरह से उस पर आक्रमण कर रहे थे उसके शासनकाल में उसने जो भी नीतियां अपनाई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और इन नीतियों को जो है लोह रक्त नीति के नाम से जाना गया। यहाँ पर देखा जाए तो एक नीतियाँ नहीं थी, सभी नीतियों को लोह रक्त नीति के नाम से जाना गया, क्योंकि हर क्षेत्र में वो कठोरता अपनाता था। हर क्षेत्र में वो कठोरता अपनाता था जिससे जो है कोई भी अपराध न हो। आज देखिए भारत में बड़े बड़े लोग जो होते हैं इतने तरह के अपराध करके बैठे पड़े हैं, उन पे केस चल रही है, फिर भी वो राजा बैठे पड़े हैं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। कहते हैं आज सबसे अधिक अपराधी तो ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपराध करके बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो बलबन के समय काल में ऐसे कोई भी प्रावधान नहीं था, चाहे उसके मंत्री हों चाहे संतरी हों, सभी के लिए एक जैसा रूल रेगुलेशन था। अपराध चाहे कोई छोटा करे या बड़ा करे, सबको सज़ा दी जाती थी और इसी को लोह रक्त नीति के नाम से जाना गया। बलबन ने सेना का भी सुधार काफ़ी किया और दुर्बल और बुद्ध सेनानायकों को हटाकर उनकी जगह वीर एवं साहसी जवानों की नियुक्ति भी की। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लोह रक्त नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें उसने सेनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया और जो दुर्बल थे और जो वृद्ध अवस्था में सेनानायकों थे उनके हटाकर उनके जगह जो है वीर साहसी जवानों की नियुक्ति की गई। वह तुर्क जाति के एक अधिकार का प्रतिपालक था। अंततः उच्च पदों से अतुर्क लोगों ने उसने हटा दिया। जो भी लोग गलत जो है चरित्र के होते थे उनको जो है उसने हटा दिया।
कीर्ति और यश प्राप्त कर वह सन 1286 ईस्वी में मध्य परलोक से धार गया। यानी देखा जाए तो उसकी मृत्यु जो थी 1286 ईस्वी में हो गई थी। और बलबन के दरबारी फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। तो ये उनके दो कवि थे। बलबन के दरबारी जो थे फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। और देखा जाए तो नासुद्दीन मोहम्मद के बलबन के उलगू खां की उपाधि दी और बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ करवाया। और सिजदा और पवस एक प्रकार की सम्मान करने की पद्धति थी जिसने सुल्तान को लेट कर सम्मान देते थे। और देखा जाए तो सुल्तान का ताज और पैर पर चूमते थे। बलबन दिल्ली की मंगोल के आक्रमण से रक्षा करने में सफल रहा और बलबन ने आरंभ में ही तुर्कान एवं चलगामी यानी 40 गुलामी का दल का नाश भी किया जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। यानी देखा जाए तो 40 गुलामों का दल जो था इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको बलबन ने अपने शासनकाल में ख़त्म कर दी, नाश कर दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और उसके समय काल में जो भी नीतियाँ अपनाई गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसको लोह रक्त नीति के नाम से जाना जाता है। अब चलिए इसके मूल्यांकन करके देखें कि उसने कितने वर्ष क्या क्या पद पे जो है आसन रह के क्या क्या कार्य किया। बलबन अपने प्रिय तथा होनहार पुत्र का दुखद समाचार सहन नहीं कर सका। कहते हैं बलबन की मृत्यु में भी एक बात थी कि जब बलबन के अपने प्रिय और होनहार पुत्र का दुखद समाचार जब मिला तो इस समाचार को वो सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु जो है 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने भारत पर 20 वर्ष प्रधानमंत्री और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया। तो देखा जाए तो बलबन ने 40 वर्ष में अब उसने साम्राज्य की सेवा के साथ ही सुल्तान की मन प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि की। यानी मूल्यांकन करें तो बलबन ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबसे महत्वपूर्ण योगदान थी उसकी नीतियाँ। कहते हैं बलबन अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं करना चाहता था, वो यही कहता था जो हमारे पास है उसको हम समेट के रखें, और ये उसकी बुद्धिमत्ता थी। देखिए ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस पद पे आप हो उस पद की गरिमा बनाइए, उस पद के रिगार्डिंग कार्य प्रणाली कीजिए। लेकिन आज के भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। अगर किसी को एक पद मिला हुआ है तो उसको दूसरा पद की लालसा है, लेकिन अपने पद की गरिमा भूल जाते हो। जो कार्य उनको उस पद पे करना चाहिए वो न करके दूसरे पद की लालसा में लगे रहते हैं, प्रयत्नों में लगे रहते हैं, जिनके कारण जो है विकास की जो है कहीं भी नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं बलबन कठोर था, उसकी नीतियाँ कठोर थी लेकिन वो सही था। कहते हैं जब अपराध इतनी बढ़ जाएगी तो ऐसे नीतियाँ अपनाना ही पड़ जाता है जहाँ पर अपराधी जो है डरे और अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन आज देखिए हमारे देश में अपराध पे अपराध होता चला जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी डर नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं है। आज लोग अपराध करके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं और उनके केस फाइल चलता ही रहता है। आज सभी मंत्रियों पर कोई ना कोई केस चलता ही रहता है, फिर भी वो देश के भाग्य लिख रहे होती हैं। तो ये कैसा हमारा समय काल बन गया है। कहते हैं राजा तो वो होता है जो निरंकुश होता है, जिस पे अंकुश न लगाया जा सके, लेकिन आज के समय में उस राजा पे 50 केस चल रहे होते हैं, फिर भी वो राजगद्दी पे बैठ के शासन कर रहा होता है। तो बलबन का यहाँ पर जो है नीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बलबन का जीवन भी महत्वपूर्ण था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको उसको समझना है, लिखना है और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि कहते हैं अच्छे नीतियों का अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। चलिए ये तो आपकी मन की इच्छा है, कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में बहुत से टॉपिक आपको मिलते रहेंगे आपके कक्षाओं के अंतर्गत। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है।
तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब कर मोबाइल में सेव कीजिए।